जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस के तड़के पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त श्रीवास्तव जी लेकर आ चुके हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 का सामान्य अध्ययन और यह है मॉडल सॉल्व पेपर 2021 का। हम यहां सॉल्व करने वाले हैं, आपके 50 नंबर पूरे पक्के करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर जीएस का तड़का सर्च कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर हमें व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो 63978501 पर हमें मैसेज कर सकते हैं और आपको पीडीएफ वहां पर फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये सारे के सारे मॉडल पेपर हैं। एक प्रॉब्लम जो आ रही है चैनल पर वो ये है कि प्लेलिस्ट कुछ लोगों में शो नहीं हो रही है। तो आप क्या करो, आप वीडियो पे जाकर के सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। कुछ लोगों में शो नहीं हो रही है, हो सकता है यूट्यूब कुछ दिन बाद अपडेट कर दे। ठीक है, चलिए, वहां पर आपको हिंदी की प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, कलावर की प्लेलिस्ट चल रही है और साथ ही साथ साइंस की और ये आपकी सामान्य ज्ञान की पीडीएफ और प्लेलिस्ट चल रही है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका उठाते हैं कि वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है। आपके ऑप्शन है आयन मंडल, ओजोन मंडल, बाह्य मंडल और क्षोभ मंडल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ओजोन मंडल। क्या हो जाएगा? ओजोन मंडल इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसे याद रखना है मैंने ये बताया है प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हो। आई मोस्ट कैसे रखना है? आई मोस्ट। अब ये मत कहना ओ लिखना भूल गए, नहीं बाबू, ओ लिखना नहीं भूले हैं। मैं ओ को कहीं लटकाने वाला हूं और ये हो गया ओ, यहाँ पे एस के बीच में नीचे से आ गया। अब देखो, ये आपका ट्रोपोस्फीयर है यानी कि टी से, यानी कि क्षोभ मंडल है। फिर आपका स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि, एक सेकंड कलर चेंज कर लो चलिए ब्लैक कर देता हूं। फिर आपका स्ट्रेटोस्फीयर है, तो ये हो गया समताप मंडल। अच्छा, समताप मंडल के निचले हिस्से में जो है वो ओजोन मंडल पाया जाता है। ऐसे आपको याद रखना है कि आई मोस्ट लिखना कैसे। फिर आपका है ये मध्य मंडल है, इसको आयन मंडल बोला जाता है और इसको बहिर्मंडल या बाह्य मंडल बोला जाता है। ठीक है, तो कैसे याद रखना है? आई मोस्ट से। कैसे? आई मोस्ट। डन हो गया आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ओजोन परत तो वही है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का प्रयास करती है ताकि हमें कोई बीमारी ना हो, कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने का प्रयास हो जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? युर्त, तिपी या फिर इग्लू या फिर क्रॉल। ये तिपी है। क्या है? तिपी। तिप नहीं, तिपी है। ये ऐसे दिया हुआ। ठीक है, अब आपको बताना है कि मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं। बताइए, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर ए, युर्त। अब मैं आपको दिखाता हूं कि युर्त बनाए कैसे जाते हैं बाबू। तो युर्त देखो, ये महिला है और ये ऐसे ही युर्त बनाई है और वहां से बाहर निकल रही है। ठीक है, कहां से बाहर निकल रही है? ये घर से बाहर निकल रही है। क्या है इसका घर? युर्त है। ठीक है ना, ये सभी युर्त में आते हैं। ओ, ये देखिए भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये इसी महिला को देख रहे हैं। लड़की का चक्कर है बाबू भैया, लड़की का चक्कर, तभी डूबते हैं आधे लोग। चलो, ये जो है इसी को देख रहे हैं, इसीलिए युर्त में अभी तक बैठे हुए हैं। अच्छा, एक चीज और देख लो, जैसे कि आपको मैं बता दूं, ऑप्शन में देखो तिपी भी है, इग्लू भी है और क्रॉल भी है। अब इसमें क्या होता है, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना शंक्वाकार टाइप का, ये क्या है? इसको तिपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तिपी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? तिपू। तिपी ये कहाँ मिलता है? ये होती है नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले कुछ होते हैं इसमें। ठीक है, आइए, एक है आपका इग्लू। ये होगा कहाँ पे? अब देखो, इग्लू मतलब ये बर्फ की तरह होता है। देखो ये देखो, ये देखो, ये डिनर चल रहा है। नहीं नहीं, इसको हाँ ये डिनर ही बोल सकते हो। यहाँ देखो लड़के लड़की बैठे हुए हैं बाबू, ये डेट है। कौन सा है ये डेट? वो खजूर वाला डेट नहीं और दिनांक वाला डेट नहीं, ये अलग वाला डेट है बाबू, समझे? तो ये देखो, पहली बात तो समझो कि इग्लू होता है। ये इग्लू मतलब बर्फ के घर बनाए जाते हैं। अब सही बात तो ये हो गया कि सिंपल सा एक आइडिया लगा सकते हो दिमाग में कि बर्फ के घर वहीं बनेंगे जो एकदम नॉर्थ साइड या एकदम साउथ साइड में होंगे। ठीक है, पृथ्वी के, जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी। सिंपल सी बात है। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सहारा रेगिस्तान में बर्फ का घर बने जा रहा है, तब तो मजा ही आ जाए। तो समझ में आ गया, ये कनाडा या ग्रीनलैंड के एरिया में जाके बनते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है बाबू? ये है क्रॉल। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉल। रुको पूरा दिखाते हैं, 2 फोटो है, एक ये और एक ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉल। ये कहां पे पाए जाते हैं? ये दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहां पर? दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये इस तरीके से बनाए जाते हैं, ये एक साथ रहते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? क्रॉल बोलते हैं। नेक्स्ट चलें। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष की योजना की शुरुआत की गई थी? वर्ष 2016, 2014, 2012 या फिर 2010? तो कब शुरुआत की गई थी बाबू? ये शुरुआत की गई थी वर्ष 2014 में। कब शुरुआत की गई थी? देखो, 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत
की गई थी। मिशन इंद्रधनुष, पहले इसमें 7 रोगों के बारे में बताया गया था कि इससे इन लोगों को बचाया जाएगा। फिर मिशन इंद्रधनुष 2.0 आया, 3.0 आया, अभी 5.0 चल रहा है। कौन सा? मिशन इंद्रधनुष। वो सातों बीमारियां कौन सी थी आपको समझना पड़ेगा। मिसल्स था, पोलियो था, पर्टुसिस था, हेपेटाइटिस बी था, है ना, टिटनेस था और डिप्थीरिया और टीबी। ये सातों बीमारियां इसमें शामिल की गई थी। ये सब बच्चों के लिए था, ठीक है ना। ऐसे ही एक और मिशन चलाया गया था, आपको याद होना चाहिए। उस मिशन को मैं आपको याद दिलाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पोलियो का मिशन, ठीक है। जब 1988 में पोलियो अभियान चलाया गया कि पोलियो मुक्त करना है पूरे विश्व में, किसमें? पूरे विश्व में। तब 1994-95 में भारत जो है इस मैटर में काफी सीरियस होता है कि हमें पोलियो टीकाकरण लाना चाहिए। और अंत में क्या होता है कि WHO ने 2014 में जाकर के यह एक कार्ड उन्हें सौंप दिया भारत को कि भारत पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। क्या हो गया? 2014 में। तो WHO ने 2014 में घोषणा कर दी कि भारत जो है वो किससे मुक्त हो गया है बाबू भैया? वो बाबू भैया मुक्त हुआ किससे? पोलियो मुक्त हो गया, ठीक है ना। पोलियो से मुक्त हो गया, ठीक। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो महाराज, हैं? इसे कहां से पकड़ के आए सब लोग। चलो, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? हिनाथ प्रबंधन, मुद्रा संकुचन, या स्वर्णमान, या फिर कार्बन ट्रेडिंग। तो उसको क्या बोलते हैं? अब देखिए उसमें क्या हो जाएगा, आपका सीधा सीधा जवाब क्या आ जाएगा? स्वर्णमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्वर्णमान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? सर जॉन मैकफरसन, सर जॉन शोर, सर जॉर्ज बालो, या चार्ल्स मेटकाफ। तो किसके समय में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? यानी सर जॉर्ज बालो। किसके समय में? नहीं, सर जॉन शोर, सॉरी, किसके समय में? सर जॉन शोर के समय में जो है ये अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। अब इसमें क्या है कि हम ना तुम्हें छेड़े ना तुम हमें छेड़ो बाबू। ऐसे ही अहस्तक्षेप की नीति इनके में अपनाई गई। अच्छा, एक आया था सहायक संधि। अब उसको आप समझो कि सहायक संधि किसके समय में आई। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि सहायक संधि सबसे पहले लाए थे डुप्ले, लेके आए थे। कौन लेके आए थे? डुप्ले, ये लेके आए थे। लेकिन उसके बाद फिर कौन फेमस, इसको कौन किया? इसको फेमस किया ब्रिटिश गवर्नर। कौन? लॉर्ड वेलेजली। किसने फेमस किया? लॉर्ड वेलेजली ने। और वो उन्होंने क्या किया? सहायक संधि के तौर पे क्या किया? अंग्रेजों द्वारा जो है उन्होंने जो भारतीय राजा थे उनके यहाँ अंग्रेजों को रखना, अंग्रेजी सैनिकों को रखना, भारतीय राजाओं के खर्चे पे ही अंग्रेजी सैनिकों का खर्चा चल रहा था। ये बड़ी गजब चीज थी और सब इसको रख रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि कौन कौन लोग जो है उस सहायक संधि में आ गए थे? तो देखो, हैदराबाद, मैसूर, इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? सहायक संधि में जो शामिल हुए ये जरूर याद रखना बाबू, क्योंकि ये सबके में नहीं मालूम पड़ेगा आपको, ठीक है ना। हम तंबस, कैसे याद रखना है? हम तंबस, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, मराठा, भोसले और सिंधिया, ठीक है। ये आपको तरीका मिल गया सहायक संधि का। अच्छा, एक गवर्नर और था जिनका नाम क्या था? डलहौजी। डलहौजी की कौन सी नीति आई थी? डलहौजी की नीति थी हड़प नीति। कौन सी नीति थी? हड़प नीति। उसने क्या क्रम बनाया था हड़पने का? वो क्रम था SJS बुजना, BUJNA। क्या है? SJS बुजना। देखो अब कैसे कलर होगा, देखो मैं कलर करके चेंज करके बताता हूं। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध, ठीक है ना। अवध कैसे शामिल हुआ था? वो कुशासन के आधार पर अवध को शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था अवध को? तो 1856 में। कब शामिल किया गया था? 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलो, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 97 या फिर अनुच्छेद 65? किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया गया है? तो आपके जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका निकल के आएगा। कौन सा? अनुच्छेद 74, जिसमें ये होता है कि इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है। अच्छा बाबू, तो ठीक है। फिर अनुच्छेद 65 में क्या होता है? अब अनुच्छेद 65 में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो ऑप्शन में आ गया। अब देखो, अनुच्छेद 65 में क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट छुट्टी पे गए हैं, कहां पे चले गए? छुट्टी पे, है ना। ये नहीं घंटी लगा टन से तो छुट्टी है, नहीं बाबू, वो तो हम लोग के लिए है कि टीचर और बच्चे बनो। अगर प्रेसिडेंट छुट्टी पे चले गए हैं तो वाइस प्रेसिडेंट उनका कार्यभार संभालेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट कैसे बन जाएंगे? प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करने लगेंगे, ठीक है ना। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये 65 में कहा गया,
ठीक है। अनुच्छेद 97 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 97 में ये कहा गया है कि वेतन भत्ता किसके, देखो ध्यान से, वेतन भत्ता, ठीक है, या फिर उनका जो छूट मिलता है, किसके छूट के बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है वेतन भत्ते और छूट के बारे में। किसके वेतन भत्ते? देखो, लोकसभा और राज्यसभा, अब ध्यान से सुनना, लोकसभा में दो लोग होते हैं, एक होते हैं अध्यक्ष और एक होते हैं उपाध्यक्ष। ऐसे ही राज्यसभा में कौन होता है? एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। तो इन चारों लोगों के वेतन भत्ते और छूट का प्रावधान किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 97 में, ठीक है। मैं इसको हटाता हूं। अब नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा था? अनुच्छेद 86। इसमें क्या कहा गया? इसमें बाबू ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट होता है हमारा ना, प्रधान मतलब राष्ट्रपति जो हमारा होता है, वो संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में, जैसे एक लोकसभा हो गई और एक कौन सी हो गई? राज्यसभा, तो वो या तो लोकसभा में जाकर के बैठ के भाषण दे सकता है, या फिर राज्यसभा में भाषण दे सकता है, या फिर दोनों को ऐड करके बुला करके एक साथ भाषण दे सकता है। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 86 में, ठीक है, अनुच्छेद 86 में। डन, समझ में आ गया चारों ऑप्शन? थोड़ा सा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो महाराज, कितनी बार कहना पड़ेगा। चलो वीडियो देख के खसक जाओ धीरे से, कल्ले से, हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 6 वर्ष? अब देखो, इसका जो कार्यकाल होता है सदन का, वो कितने वर्ष का होता है? वो होता है 6 वर्ष का, ठीक है ना। टिक लग गया 6 वर्ष पे। खास कारण क्या है कि यहाँ पर पहली बात तो एक देखो, लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। लोकसभा भंग हो जाती है, ठीक है, या तो प्रत्येक 5 साल पे, या फिर जो सरकार बनी है वो गिर जाए, ठीक है ना। सरकार, अरे गिरने का मतलब महाराज सीढ़ी पर से गिरने का नहीं होता है, बहुमत से गिर जाए, कि उसको बहुमत ही ना मिले तो मान लिया जाता है क्या? सरकार गिर गई है, ठीक है ना। और राज्यसभा जो होती है ये अस्थाई सदन होती है। कैसी सदन होती है? अस्थाई। ये कभी भंग नहीं हो सकती है। कैसे होती है? भंग नहीं हो सकती है, ठीक है। तो फिर इसमें चुने कैसे जाते हैं? तो बाबू इसमें चुनने का तरीका ही अलग होता है। चुनने का तरीका राज्यसभा में ऐसा होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर ऐसे चुने जाते हैं। अब 2 वर्ष पर कार्यकाल समाप्त होगा तो फिर प्रत्येक 2 वर्ष पर चुनाव भी होगा। तो चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। जब मैं ये लाइन बोल रहा हूं तो समझ लो कि राष्ट्रपति का चुनाव भी ऐसे ही होता है, और जब मैं प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा संविधान में तब मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है, कि कैसे होता है। डन, चलो आ जाओ। मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, या राष्ट्रीय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, या फ्रांस की राजधानी पेरिस में, या जर्मनी की राजधानी बर्लिन में? तो कहां पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में स्थित है। कहां पे? स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में, ठीक है। चलो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 है 16 जून, 11 अक्टूबर, 29 अगस्त या फिर 23 जनवरी। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त को, 29 अगस्त को। अब आप मुझे बताएंगे कि 23 जनवरी को क्या होता है? पराक्रम दिवस मनाते हैं। किसके किसके उपलक्ष्य में मनाया गया था ये पराक्रम दिवस? शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। ये 1897 वही है जब, एक तो पहली बात कि आपका प्लेग आया हुआ था, दूसरी चीज जो है, अब आप मुझे बताएंगे कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी और वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1897 में, ठीक है। वेदांत कॉलेज हमेशा याद रखना, एक वेदांत कॉलेज है, ठीक है, और एक वेदांत सोसाइटी है। क्या है? वेदांत सोसाइटी, ठीक है ना। वेदांत कॉलेज कौन खोला था? तो वेदांत कॉलेज खोले थे राजा राम मोहन राय, RRMR, राजा राम मोहन राय। और वेदांत सोसाइटी कौन लेके आया था? वो लेके आए थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद। RRMR जो वेदांत कॉलेज है वो खुला था 1825 में, और स्वामी विवेकानंद वेदांत सोसाइटी खोली थी, वो कब खोली थी? 1897 में। डन, समझ में आ रहा है? चीजें थोड़ी सी अलग हैं पर रिलेट करोगे तो समझ में आने लगेगा, ठीक है। 23 जनवरी की बात हो गई। चलो अब आएगा 11 अक्टूबर। आप बताओगे 11 अक्टूबर को किसका जो है दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये आप कमेंट में करके बताना, जरूर बताना, क्योंकि इंपॉर्टेंट दिवस है। नहीं बताओगे तो बाद में मुझे पिन करना ही पड़ेगा कमेंट में, लेकिन आप बताओ तो बड़ी अच्छी चीज है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल में? तो कहां की गई थी? तो ये की गई थी आपकी पश्चिम बंगाल में। कहां की गई थी? पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है शांति निकेतन की स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई थी। अच्छा
रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में नोबेल प्राइज पाए थे। क्या पाए थे? नोबेल प्राइज। किस फील्ड में पाए थे? तो साहित्य के फील्ड में पाए थे। किस लिए पाए थे? तो गीतांजलि के लिए पाए थे बाबू। किस लिए पाए थे? गीतांजलि के लिए। 1913 में साहित्य का नोबेल प्राइज किसे मिला था? इनको मिला था। ठीक है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? 1911 में, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तब राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। अच्छा, तो उस समय अध्यक्ष कौन था आईएनसी का बाबू भैया? उस समय अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण दर। कौन नाम था? पंडित बिशन नारायण दर। डन हो गया? समझ ले ना, नारायण दर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल का गठन किस वर्ष किया गया था? 1963, 1960, 1958 या 1965? तो कब किया गया था? सशस्त्र सीमा बल का गठन कब किया गया है? 1963 में। ऑप्शन नंबर ए 1963 में किया गया था। अच्छा, ऐसे समझ लो, 1958 में किसका गठन किया गया था? डीआरडीओ का। किसका किया गया था? डीआरडीओ का किया गया था। तो फिर 1969 में किसका हुआ रहा होगा? वो रहा था आपका इसरो का। किसका रहा था? इसरो का रहा था। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध? देखो, ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो आपके हैं, ये बाबर के साथ हुए हैं। बाबर के युद्ध। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था, ये 2023 का मॉडल था, उसमें ही आ गया था, तो मैंने एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया था कि पानी पी, खाना खा, चंदा ले, घर जा, मर जा, काम खत्म। यही थे बाबर के युद्ध। ठीक है, 1526, 27, 28, 29 और 30। ये युद्ध जो बिलग्राम का युद्ध है, ये 1540 में हुआ था। ठीक है, तो 1540 में। देखो, उसके साथ हुमायूं के साथ 2 युद्ध हुए, हुमायूं वर्सेस शेरशाह। ठीक है ना। अब उसमें क्या हुआ था कि एक तो युद्ध हुआ चौसा का युद्ध 1539 में। इसमें भी हुमायूं हार गया और शेरशाह जीत गए। ठीक है, और हुमायूं एकदम खौरियाया था। फिर हुआ बिलग्राम का युद्ध 1540 में। फिर शेरशाह ने पटकनी दी और फिर शेरशाह जीत गए। इस बार शेरशाह ने जब पटकनी दी बिलग्राम के युद्ध में, तो सीधा दिल्ली पर जाकर के बैठ गया। कहां पे? दिल्ली की गद्दी पर। डन, समझ में आ गया? चलो, ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह ने ही बनवाया था। चलो, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की? मद्रास अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या दिल्ली अधिवेशन? तो कौन सा अधिवेशन था वो? तो अधिवेशन था 1916 वाला लखनऊ अधिवेशन। ठीक है ना, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अच्छा, मुस्लिम की तरफ से कौन जो है आगे बढ़ के आए थे? एक्चुअली कांग्रेस की टीम में वो शामिल थे और उन्होंने ही मुस्लिम और कांग्रेस का पैक्ट कराया था एक तरीके से। तो वो कौन थे? जिन्ना साहब थे। कौन थे? जिन्ना साहब। ठीक है ना। जिन्ना साहब बाद में जो है बदलते चले गए, इरादे बदल गए हैं, जज्बात बदल दिया उन्होंने, और एक खंडहर जैसा देश निकाल के अलग लेके चले गए। बेचारे करे भी तो क्या, देख के बेचारे को शर्म आती है उस देश को। चलो, 1916 में। ठीक है ना। अच्छा, 1916 में कांग्रेस पैक्ट भी हो गया। कांग्रेस जो गरम दल और नरम दल अलग हुए थे, गरम दल और नरम दल, वो दोनों फिर एक हो गए। तो एक तो कांग्रेस और मुस्लिम एक साथ हुए, फिर गरम दल और नरम दल भी हुए। अच्छा, तो गरम दल और नरम दल अलग कब हुए थे बाबू? तो ये अलग हुए थे 1907 में। कब हुए थे? 1907 में। कौन सा अधिवेशन था? सूरत का अधिवेशन था। अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी बोस। कौन अध्यक्ष था बाबू? तो उस समय अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी घोष। कौन था? रास बिहारी घोष। ठीक है ना। अच्छा, 1916 में जब हुआ था, तो उस समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। डन। जब एक साथ हुए तो मजूमदार थे, जब अलग हुए तो रासबिहारी घोष थे। डन। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया था, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अब आपको बताना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ऑप्शन है आपके दीपक मिश्रा, नारायण सिंह, तीरथ सिंह ठाकुर या फिर पीएन भगवती। तो उस समय कौन था? देखो, उस समय जो सही जवाब हुआ उस समय थे पीएन भगवती। ठीक है। पीआईएल की जो शुरुआत हुई थी बाबू भैया, वो शुरू हुई थी 1980 के दशक के आसपास। ठीक है ना। और उस समय कौन था? पीएन भगवती जी, वो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है ना। अच्छा, पीआईएल क्या होता है? पीआईएल जो है वो सामाजिक रूप से वंचित पक्ष को न्याय सुनिश्चित कराता है। ठीक है ना। क्या कराता है? न्याय सुनिश्चित कराता है। डन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र था? कोलंबो, बीजिंग, दिल्ली या फिर ढाका? तो ये कहां से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार, कहां का समाचार पत्र था? तो ये था आपका बीजिंग, चीन का था। कहां का था? चीन का था। ठीक है ना। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
ठीक है, और फिर आशापूर्णा देवी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर भगवती देवी। अब इसमें देखो, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में, ठीक है। और इस समय जो पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है भाई। ये देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं। क्या हैं? पहले उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। और देश के दूसरे ये राष्ट्रपति बने, ठीक है, देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। तो देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डन हो गया ये चीज। अच्छा, अब एक चीज और समझो, पहले भारत रत्न पाने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है भाई। एक आपने मूवी देखी होगी RRR, यानी RRR। अब समझो ध्यान से, 1954 में भारत रत्न पाने वाले 3 लोग थे, ठीक है ना। सबसे पहले राधाकृष्णन जी पाए। एक आर से आप राधाकृष्णन निकालोगे, एक आर से आप निकालोगे राजगोपालचारी, ये याद रखो, मूवी के नाम से ही सही पर याद रखो। और एक आर से आप निकालोगे रमन, सीवी रमन। इनका नाम क्या है? सीवी रमन। पूरा नाम इनका सीवी रमन था, पर याद करने के लिए आर आर और आर लेके आना पड़ा, ठीक है। तो सीवी रमन ये फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, जन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, वाटर पोलो से, बैडमिंटन से या फिर फुटबॉल से? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। ये वही हैं जिनकी बेटी का नाम क्या है? दीपिका पादुकोण। रंग लगा दे रे, ओह क्या बात है, दीपिका पादुकोण, ठीक है ना। ये वही हैं जो कहती हैं कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू। चलो आगे बढ़ो, कोई सिंदूर की कीमत नहीं जानना है, क्वेश्चन करो और एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओ। चलो, अब की बात 300 बार, बीजेपी 400, हम 300। चलो, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद या फिर सचिवालय? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर है आपका 18। अब आपको जवाब देना है, इसका ऑप्शन आपको देख ही लिया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा आपका सुरक्षा परिषद। क्या हो जाएगा? सुरक्षा परिषद, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को। डन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? देखो, 8 अगस्त 1967, 12 सितंबर 1972, 13 जुलाई, 31 जुलाई 1962 और फिर 18 अगस्त 1977। क्वेश्चन नंबर 19। देखो, ये जब शामिल किया गया था, ये शामिल किया गया था 8 अगस्त 1967 को। अच्छा ठीक है भाई, तो इसका मुख्यालय कहाँ आसियान का? इसका मुख्यालय है जकार्ता। जकार्ता कहाँ है बाबू? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो ये बताओ कि इसमें कितने लोग शामिल हैं? बाबू देखो, इसमें जो है टोटल 10 लोग शामिल हैं, ठीक है। आसियान है यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, यानी हमसे जो है दक्षिण पूर्व में जितने लोग बसे हुए हैं, कुछ देशों का एक सम्मेलन, एक संगठन है। कैसे कैसे? एक तो म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और सिंगापुर, ठीक है। ये सभी है, कौन है? ये सभी लोग इसमें शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, अरे हाँ यार, एक तरीका तो बन सकता है, अगर हम यहाँ पे देखो इंडोनेशिया को आगे कर दें, थाईलैंड को पीछे कर दें, तो ये तो मिल्क हो गया, है ना। म्यांमार, इंडोनेशिया और ये आपका लाओस और ये कंबोडिया, मिल्क हो गया। और ये आपका बॉयफ्रेंड हो गया, BF वाला बॉयफ्रेंड हो गया। और चलो बाकी आप देख लेंगे, चलो ठीक है। ऐसे ही ट्रिक बनाया जाता है, और क्या, गर्मा गर्म जैसे जलेबी बनती है उसे गर्मा गर्म ट्रिक बना देते हैं, उसमें क्या है। चलो अब, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत है? पारंगत किसमें है? कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या फिर भरतनाट्यम? ठीक है, तो वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है आपकी मोहिनीअट्टम से। किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से, ठीक है। प्रसिद्ध अभिनेत्री कौन है? हेमा मालिनी, ठीक है। चलो भाई, अच्छी बात है। अब समझो इस बात को कि मोहिनीअट्टम कहाँ का जो है नृत्य है, तो वो है केरल का। अच्छा, भरतनाट्यम कहाँ का? वो है तमिलनाडु का, ठीक है। कहाँ का? तमिलनाडु का। अब समझो कि कितने जो है तो टोटल अभी वर्तमान में जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्य को शामिल किया गया है, ठीक है ना। अब पहली बात आप समझो कि एक तो ये 4 तो ये हो गए, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, भरतनाट्यम हो गया, 4 और रह गए। एक तो आपका समझो मणिपुरी है। अच्छा, मणिपुरी है तो कहाँ का होगा? मणिपुरी ये हो जाएगा ना। एक ओडिसी का है, ओडिसी है। एक सत्रिया है, कहाँ का है? सत्रिया। 4 3 7 हो गए। और एक रह गया आपका, वो है क्या है? कथक है। कहाँ का हो गया? कथक। तो कथक आपका इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ का है? ये है कथक आपका यूपी का। कहाँ का है?
यूपी का है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी, खुशवंत सिंह, अमिताभ घोष और मोरारजी देसाई। तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लिए कौन है? ये यहाँ पे खुशवंत सिंह। इन्होंने किस समय की घटना का वर्णन किया? 1947 की, ठीक है ना। अमिताभ घोष के बारे में थोड़ा सा याद रख लो। अमिताभ घोष थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बाबू, कि इन्होंने एक लाइन वो लिखा था, किताब लिखी है, उसका नाम क्या है? द शैडो लाइन्स। क्या है? द शैडो लाइन्स, जिसे 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। डन। एक चीज तो यह हो गई। दूसरी चीज यह है कि इन्हें अंग्रेजी भाषा में ही इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2018 का 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? अमिताभ घोष को। अच्छा तो ठीक है भाई। अच्छा लेकिन वर्तमान में किसको मिलने वाला है? तो 2024 में दो लोगों को 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में मिलेगा। कितने लोगों को? 2 लोगों। एक तो आपके श्री राम भद्राचार्य जी हैं, जगत गुरु राम भद्राचार्य, और एक जो दूसरे हैं उनका नाम है गुलजार। कौन है? गुलजार, जो फिल्मों के गीत लिखते हैं, ठीक है। तो 2 लोगों को इस बार मिलने वाला। तो आप ये जरूर याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिलने वाला है? राम भद्राचार्य और गुलजार जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि स्वास्थ्य मिशन विज्ञान विश्वविद्यालय विधानसभा द्वारा पारित किया गया विधेयक 2021 किस राज्य के द्वारा पारित किया गया? क्वेश्चन फिर से समझ लो कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधानसभा विधेयक 2021 किस राज्य के द्वारा पारित किया गया है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप बताना है असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसको पारित किसने किया है ये आप बताएंगे। 2 मिनट का समय आपको नहीं दूंगा, लेकिन आप बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं लगाता हूं। वो है आपका उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। इसको पारित कब किया गया? 3 सितंबर। कब पारित किया गया? 3 सितंबर 2021 को पारित किया गया। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की है? किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की है? जल शक्ति मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और पेट्रोलियम ऊर्जा मंत्रालय या फिर सहकारिता मंत्रालय? तो किसने शुरुआत की है? तो शुरुआत की है सुजलाम अभियान, जल शक्ति मंत्रालय ने शुरुआत की थी, ठीक है ना। ये कब लॉन्च किया गया था? 25 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया है? 25 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, गुरुमुखी, देवनागरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पंजाबी भाषा किस में लिखी जाती है? वो लिखी जाती है ऑप्शन नंबर बी, गुरुमुखी लिपि में। अच्छा, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो सिखों के जो दूसरे नंबर के गुरु थे, गुरु अंगद, इन्होंने ही जो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। अच्छा तो ये दूसरे गुरु हैं, तो पहले नंबर पे कौन था? गुरु नानक जी थे। कौन थे? गुरु नानक जी, ठीक है ना। ये पहले नंबर पे थे। तो तीसरे नंबर पे कौन था? तीसरे नंबर पे थे अमरदास। चौथे नंबर पे थे क्यों? रामदास। अब कैसे याद रखना है? 5वें नंबर पे अर्जुन देव। कैसे याद रखना है? देखो पहला तो आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। मैं जब सिख वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको जरूर याद करा दूंगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो पहला तो आपको याद ही रहेगा। दूसरा मतलब अंगद। देखो अंगद के कितने पैर होंगे? 2 पैर थे। और अंगद जो है लंका में गए थे तो पैर को ही जमाए थे, ठीक है ना। अपने पैरों को ही तो जमाया था रावण के सामने, तो 2 पैर। तो दूसरे नंबर पे कौन हो गया? अंगद हो गए। अच्छा अमर, अ म और रा, अमर से 3 शब्द आ गए, 3 वर्ण आए, अ म और रा, अमर हो गया। अच्छा चौथे पे रामदास है। तो राम के कितने भाई थे? 4 भाई थे। अच्छा अर्जुन कितने भाई थे? तो 5 भाई थे। तो रामदास चौथे नंबर पे, अर्जुन देव 5वें नंबर पे। डन। अब फिर उसके बाद आता है कि हर गुरु की नजर में गोविंद तेज है, ठीक है ना। हर गोविंद की नजर में, गोविंद की राय में वो तेज है, किशन तेज है। जब आप ऐसे निकालोगे, मैं लिख ही देता हूं, अब आप समझ लेना इसको, ठीक है ना। गोविंद की राय में, एक सेकंड कलर चेंज कर देता हूं। गोविंद की राय में किशन तेज है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है? ये 6 से लेके 9 है। हर गोविंद, कलर चेंज करूं, चलो ब्लैक कर देता हूं, सुनो ध्यान से। हर गोविंद, हर राय, हर किशन और तेज बहादुर, गुरु तेग बहादुर हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में जो आ जाएंगे वो हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। तो आपको सिर्फ 2 लोगों का नाम याद रखना है, एक तो पहले गुरु नानक जी हैं और एक सबसे लास्ट गुरु गोविंद सिंह। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? कैटनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, तारापुर परमाणु संयंत्र या फिर भाभा परमाणु संयंत्र? तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये कौन सा परमाणु संयंत्र है जो सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है आपका तारापुर परमाणु संयंत्र। अच्छा किसके सहयोग से ये बना था? 1969 में। किसके सहयोग से बना था बाबू? तो ये बना था यूएसए के सहयोग से। अच्छा अभी तक कितने चालू चल रहे हैं? वो है 7। कितने हैं?
7। जब आप मैपिंग करोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। देखो मैपिंग में कैसे समझ में आता है ये समझो। इसमें क्या होगा कि एक सेकेंड, ये थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसे ताकि मैपिंग क्लियर आ जाए। अब देखो शब्द ही बड़े हो जाते हैं बाबू, छोटा कर दूं तब तो मैपिंग क्लियर आएगा। अब चलो, अब देखो, अब यहाँ पर जब आप इंडिया का मैप बनाओगे ना तो अभी देखो कैसे जो है आपको याद हो जाएगा। अब आज के बाद कभी भूलोगे नहीं आप। देखो मैपिंग में क्या होगा, उसमें देखो सबसे पहले आप समझोगे कि एक तो गुजरात में है, गुजरात में कौन काकरापारा, तो चलो भाई एक गुजरात में हो गया, वो हो गया आपका काकरापारा, ठीक है। फिर एक महाराष्ट्र में आ जाएगा, महाराष्ट्र में कौन है, वो आपका एक तो राजस्थान में भी है, राजस्थान में इसके ऊपर रावत भाटा, राजस्थान में कौन सा, रावत भाटा। गुजरात में काकरापारा, महाराष्ट्र में तारापुर, महाराष्ट्र में क्या हो गया, तारापुर। अच्छा इसके बाद फिर आएगा कर्नाटक, कर्नाटक में कौन सा है, कैगा वाला है, कौन सा है, कैगा वाला हो गया, ठीक है। अब तमिलनाडु में दो है, एक कलपक्कम है और एक कौन सा है, कुडनकुलम है, कलपक्कम और कुडनकुलम, ठीक है। अब आप यहाँ समझो कि केरल में कुछ भी नहीं, ना केरल में ना गोवा में, बाकी सब लाइन से है, ठीक है ना। और एक आपका उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर नरोरा में है, कहाँ पे है, नरोरा में। अब देखो कैसे, देखो अब अगर तुम मैपिंग कर दिए ना, अब देखो मैं इसको मिटा देता हूँ। जब मैं इसे मिटाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा क्या ही जो है बवाल काट के रख दी हो बाबू। नहीं मिटाता नहीं हूँ, अब समझो आपको कैसे इसको क्लियर समझाता हूँ। देखो एक राजस्थान हो गया, एक गुजरात हो गया, एक महाराष्ट्र हो गया, एक कर्नाटक हो गया, दो आपके तमिलनाडु हो गए और एक आपका नरोरा में हो गया। अब जरा इसको मिलाओ और तभी आपको मालूम पड़ेगा कि अरे भाई साहब ये तो हॉकी का बाल बना दिए। एक तो ये हॉकी जैसा बन गया, ठीक है, और ये आपकी गेंद हो गई हॉकी की। डन। ऐसे होता है परमाणु संयंत्र तैयार करने का तरीका, ठीक है, जहां पर केरल और गोवा में कुछ भी नहीं है। डन। चलो अब आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं और साथ ही साथ लोगों का सम्मान कीजिए। हाँ अच्छे से तैयारी कीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 से कल से शुरू करेंगे। और हाँ एक चीज, अगर प्लेलिस्ट में चीजें नहीं मिल रही हैं तो उसको जाकर के वीडियो पे आप देख लीजिए। यकीन मानिए वीडियो आप देखेंगे, आपको यकीन मानिए आपको बहुत अच्छी वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। चलिए और लाइक से सब्सक्राइब थोड़ा करते रहा करो बाबू भैया, ताकि मजा भी आता रहे। चलो ठीक है, थैंक यू भैया।